हेलो छात्रों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश योग 24 में स्वागत है। छात्रों, आज हम लोग एक नई टॉपिक वॉइस का अध्ययन करने चल रहे हैं। तो छात्रों, देर न करते हुए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखें छात्रों, यहाँ पे टाइटल पहले से लिखी जा चुकी है वॉइस। वॉइस को हिंदी में हम वाच्य कहते हैं। वॉइस हमारी दो प्रकार की होती है। एक होती है एक्टिव वॉइस और दूसरी होती है पैसिव वॉइस। तो छात्रों, कैसे हम समझेंगे कि हमारा कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में? इसको समझने के लिए सर्वप्रथम हमें वॉइस जानना पड़ेगा। तो वॉइस का मतलब ये होता है किसी भी वाक्य में आई हुई जो हमारी मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब से अभिप्राय होता है, से अर्थ निकालते हैं। क्योंकि इसी वर्ब की जो अवस्था होती है, वर्ब की अंग्रेजी में अवस्था मेन वर्ब की 5 होती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, एक और होती है छात्रों 6 यस या ईएस फॉर्म, जिसे हम बेस फॉर्म कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, परफेक्ट कहते हैं, आईएनजी फोर्थ और एस या यस फॉर्म भी कहते हैं। तो छात्रों, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये जान लें कि वर्ब से ही इसका हम लोग निर्धारण करते हैं। वर्ब से ही हमें पता चलता है कि कोई कार्य सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है या कोई कार्य सब्जेक्ट के लिए किया गया है। अगर सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है तो हमारा एक्टिव है, सब्जेक्ट के लिए किया गया है तो हमारा पैसिव है। अब जाने कैसे। तो सबसे पहले एक्टिव को जान लें। इसमें छात्रों जो सब्जेक्ट होता है वही हमारा डूअर ऑफ एन एक्शन, डूअर ऑफ एन एक्शन। एक्टिव वॉइस shows a verb that shows when subject is the doer of an action। अर्थात एक्टिव वॉइस में वर्ब यह प्रदर्शित करती है कि कर्ता कार्य को कर रहा है। यहाँ पे ये प्रदर्शित हो रहा है छात्रों कि जो कर्ता है वह कार्य कर रहा है। लेकिन वहीं पे जो पैसिव वॉइस है, यहाँ पर डूअर ऑफ एक्शन नहीं होता। यह वर्ब यहाँ पर शो करती है कि समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट। अर्थात छात्रों, यहाँ पे सब्जेक्ट कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन सब्जेक्ट के लिए कार्य किया गया है। अर्थात जो सब्जेक्ट हमारा है अकर्मण्य है, अर्थात वह कार्य नहीं कर रहा है। इस आधार पे हम इसे कह सकते हैं कि हमारा सब्जेक्ट जो यहाँ डूअर ऑफ एन एक्शन है, यहाँ पर हमारा जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा वो हो जाएगा इन, सब्जेक्ट इज इन एक्टिव। अर्थात हम इसे पैसिव भी कह सकते हैं। तो छात्रों, समझ में आ गया होगा कि हम एक्टिव किससे कहेंगे और पैसिव कहेंगे। मोटी मोटा हिसाब यह है कि अगर वाक्य में कोई कार्य कर रहा है, वर्ब से हमें पता चल रहा है तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, वह हमारा एक्टिव वॉइस में हो गया। अगर वर्ब से ये पता चले कि कोई कार्य तो हुआ है लेकिन उसका कर्ता पता नहीं चल रहा है, कर्ता जो है कि वहाँ पे अक्रमण हो, शो नहीं कर रहा हो, तो वह हमारा पैसिव वॉइस होता है। तो छात्रों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग जान लें कि किस किस का पैसिव बनता है, किस किस का
नहीं बनता है। कैसे बनाया जाता है? तो सर्वप्रथम नोट्स कर लें। नोट कर लें। नोट में ये कर लें कि ओनली ट्रांजिटिव वर्ब, ओनली ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनता है। इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है। ट्रांजिटिव मतलब होता है सकर्मक क्रिया, अर्थात वह क्रिया जो अपने साथ कर्म को रखती हो, उसी का पैसिव बनेगा। और इनट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। दूसरी चीज जान लें कि किन किन टेंस का बनता है। तो सर्वप्रथम ये जान लें कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइटिंग अच्छी नहीं है छात्रों, थोड़ा एडजस्ट करिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये चारों ऐसे हैं छात्रों, 1 2 3 4, ये छात्रों ऐसे हैं जिनका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, अर्थात इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब कुछ पैसिव वॉइस बनाने के नियम जान लें। उसके पहले यह जान लिए हम लोग कि इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो अब यह जान लें किनका किनका बनता है। शेष हमारे जो 8 हैं उन सब का बनता है। तो अब हम पैसिव वॉइस बनाने के कुछ नियम जान लें। पैसिव वॉइस बनाने के कुछ नियम। बनाने के नियम। छात्रों, पहला नियम यह है कि ऑब्जेक्ट को हम, अर्थात कर्म को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, अर्थात कर्ता। पहला नियम यह है। दूसरा नियम जान लें। दूसरा नियम यह है छात्रों कि जो हमारा सब्जेक्ट है को बाई का, कभी कभी बाई का प्रयोग नहीं होता है तो हम उस कंडीशन को बताएंगे आगे, बाई का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तीसरा नियम यह है छात्रों कि जो हमारी मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया, इसका हमेशा थर्ड फॉर्म
में प्रयोग किया जाता है, या इसी को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग हम हमेशा करते हैं। एक और है छात्रों, चौथा, मेन वर्ब से पहले, ये जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले हम उस टेंस के कर्ता, अर्थात यहाँ पे जो हम कर्म कह सकते हैं, कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा छात्रों। एक उदाहरण से हम लोग अब इस नियम को समझने चल रहे हैं। तो उदाहरण नंबर 1, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम रब कर देते हैं थोड़ा सा पार्ट। आप लोग देख लिए होंगे, लिख लिए होंगे, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लेना। एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल से। एक्टिव का एग्जाम्पल है, एक्टिव में एग्जाम्पल है श्याम प्लेज फुटबॉल। ये हमारा एक्टिव में सेंटेंस है। अब हमको इसका पैसिव बनाना है, तो सर्वप्रथम हमको ये जानना पड़ेगा कि हमारी मुख्य क्रिया कौन है। मेन वर्ब हमारी ये है, और मेन वर्ब की यहाँ फर्स्ट फॉर्म प्रयुक्त हुई है, और ये हमारा एक्शन सब्जेक्ट का है, एक्शन इसके द्वारा हो रहा है। प्लेस खेलने का किस पर हो रहा है, ऑब्जेक्ट, कर्म ये है, मतलब कि श्याम प्लेस फुटबॉल, श्याम फुटबॉल खेलता है। हिंदी लिख लें हम लोग, श्याम फुटबॉल खेलता है। श्याम क्या करता है, फुटबॉल खेलता है। तो करता कौन है, श्याम है। क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। अर्थात फुटबॉल प्रभावित हो रहा है किससे, श्याम से। तो हमारा सब्जेक्ट ये हो गया, ऑब्जेक्ट ये हो गया, मेन वर्ब ये हो गई। तो अब पैसिव वॉइस में अभी हम लोगों ने नियम लिखा कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वह ऑब्जेक्ट बनेगा, और जो ऑब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट बनेगा। ये कैसे देख लिया जाए, फुटबॉल, तो हम लोग सबसे पहले अब पैसिव यहाँ लिख लें, पैसिव। तो जो फुटबॉल है यहाँ पे सबसे पहले आएगा। ये टेंस हमारा जान लें, प्रेजेंट, क्योंकि यही मुख्य क्रिया से हम पकड़ेंगे। इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य है। तो फुटबॉल, श्याम एक है, इसकी सहायक क्रिया इज, एम और गलत हो गया छात्रों, मिस्टेक हो गया यहाँ पे। इसकी सहायक क्रिया होती है डू या डज। लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसके निचले वाला टेंस अर्थात प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो सहायक क्रिया है उसका प्रयोग करेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या है, इज।
एम और आर, एक वचन, बहुवचन और आई के साथ। तो फुटबॉल क्या है हमारा, एक वचन, तो क्या लाएंगे, इज। अब फुटबॉल इज हो गया, मेन वर्ब क्या है, प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। अब कहा गया कि मेन वर्ब के बाद क्या लगाएंगे हम, बाई, बाई। अब हमारा सब्जेक्ट कहाँ गया, श्याम, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। अब ये हमारा क्या हो गया, इसका पैसिव का, इस किसका, पैसिव का सब्जेक्ट, पैसिव का सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। और ये हो गई मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हो गया बाई, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक और उदाहरण से इसे समझते हैं। नेक्स्ट उदाहरण, इसी को थोड़ा सा ओमिट करके इसी टेंस से समझ लेते हैं हम लोग। श्याम राइट्स ए लेटर, श्याम राइट्स ए लेटर, टेंस हमारा वही रहेगा, सुविधा के अनुसार हमने आपको ये किया है। अब इसका पैसिव देखा जाए। अब इसका पैसिव हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमने कहा कि ऑब्जेक्ट को लेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा ये है, तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ से यहाँ आ गया सबसे पहले। तो यहाँ जो आएगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए लेटर। राइट अर्थात राइट्स, राइट्स हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आया है, जिसकी सहाय क्रिया डू या डज होती है, लेकिन हम लगाएंगे किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहाय क्रिया लगाएंगे। और यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तीन है, इज, एम, आर, जिसमें से एक वचन कर्ता के साथ इज, आई के साथ एम और बहुवचन के साथ आर। तो हमारा ए लेटर है, एक पत्र है, इसलिए ए लेटर लिखेंगे। इज ले लेंगे यहाँ से, हेल्पिंग वर्ब इज, ए लेटर इज राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, ए लेटर इज रिटन बाई। अब ये हमारा सब्जेक्ट यहाँ आ गया श्याम, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया पैसिव का, ये हम पैसिव का बता रहे हैं, पैसिव का हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा पैसिव का ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हमारी मेन वर्ब हो गई थर्ड फॉर्म, और ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब छात्रों आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग ये जान लें कि प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट में आ जाए तो उसका हम ऑब्जेक्ट में कैसे बदलते हैं, ये जान लें। अब इसे हम ओमिट करते हैं, रब कर देते हैं, आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। हम लोग पहले बेसिक से समझ रहे हैं, बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ चलेंगे। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा छात्रों, तब तक हम लोग एडवांस क्लियर नहीं कर पाएंगे। प्रोनाउन प्रोनाउन को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में
जल्दी जल्दी में गलत हो जा रहा है। ऑब्जेक्ट में बदलने के नियम। तो देखें छात्रों, जो हमारा सब्जेक्ट में आएगा प्रोनाउन कर्ता के स्थान पर, उससे हम ऑब्जेक्ट कर्म के स्थान पर कैसे बदलेंगे। तो नंबर 1, आई को बदलेंगे तो क्या बनेगा, वो आई का मी। वी को बदलेंगे तो क्या बनेगा, अस, वी का अस। ही को बदलेंगे तो क्या बनेगा, हिम। सी, इसे बदलेंगे तो क्या बनेगा, हर। उसके बाद यू को बदलेंगे तो क्या होगा, यू या योर। उसके बाद इट को बदलेंगे क्या बनेगा, इट या इट्स। उसके बाद दे को बदलेंगे तो क्या बनेगा, देम। ये हमारा क्या हो गया, पैसिव में बदलने के प्रोनाउन के नियम। तो एक बार फिर से देख लें और इसे याद कर लें। आई को बदलेंगे मी में, वी को बदलेंगे अस में, ही को बदलेंगे हिम में, सी को बदलेंगे हर में, यू को बदलेंगे योर या यू में, इट को बदलेंगे इट या इट्स में, दे को बदलेंगे देम में। ये हमारा प्रोनाउन चेंज हो गया। अब हम लोग आगे क्या परिवर्तन होगा इसको समझ लें, टेंस के नियम को समझ लें कि किस किस का एक्टिव का पैसिव में किस में परिवर्तन होगा। तो वो भी जान लें छात्रों, अब यही लगे एक चार्ट के माध्यम से उसे भी समझ लें। देखें नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसकी सहायक क्रिया होती है हमारी डू या डज। और इसको बदलेंगे किस में, तो ये बदला जाएगा किस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और जिसकी सहायक क्रिया क्या होती है, इज, एम, आर। दूसरा देख लें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी सहायक क्रिया क्या होगी, इज, एम, आर। इसको किस में बदलेंगे, इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही बदलेंगे, बशर्ते जो इज है, एम है, आर है, इन सब के साथ बीइंग जोड़ देंगे। ठीक। अब अगला देखें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी सहायक क्रिया हैज़ और हैव होती है। इसको किस में बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, जिसकी सहायक क्रिया होती है हैज़, हैव
प्लस बिन। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये नो चेंज, इसका पैसिव नहीं बनता है। अर्थात प्रेजेंट में 3 का बनता है। किसका किसका? एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कांटी, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है। तो अब हम लोग दूसरे टेंस को देख लें। तो दूसरा टेंस अब हम यहीं से समझ लेते हैं। अब तक हमने प्रेजेंट को देखा, अब हम लोग पास्ट को देख लें। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी सहायक क्रिया क्या होती है? डिड। जब इसे हम बदलेंगे तो किस में बदलेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जिसकी सहायक क्रिया क्या होगी? वाज या वर। ठीक। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अगर वाक्य हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की है तो जिसकी सहायक क्रिया क्या होती है? वाज और वर। इसको हम किस में बदलेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो सहायक क्रिया है उसको यहाँ लिखेंगे वाज वर प्लस बीइंग। फिर तीसरा पास्ट परफेक्ट, जिसका सहायक क्रिया होती है एकमात्र हैड, जिसे हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जिसकी सहायक क्रिया होती है हैड बिन। और लास्ट चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नो चेंज। इसमें भी 3 का बन रहा है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कांटी, पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बन रहा है। अब हम लोग अगला चलते हैं। अगला टेंस देखते हैं अगले के कितने का बनता है, कितने का नहीं बनता है। तो फ्यूचर अगला क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसकी सहायक क्रिया क्या होती है? विल और शैल। इसको जब हम बदलेंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया लगाएंगे। किसकी लगाएंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, जो क्या होगी? विल बी और शैल बी। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी सहायक क्रिया क्या होती है? विल बी और शैल बी। तो जब विल बी शैल बी यहाँ पर हो गया तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो ये हो गया हमारा नो चेंज, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो आप चलें फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसकी सहायक क्रिया क्या होगी? विल हैव और शैल हैव। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसे बदलेंगे हम, जिसकी सहायक क्रिया होती है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका पैसिव नहीं बनता है।
अर्थात यहाँ पे 2 ऐसे हैं जिसका पैसिव नहीं बनता है। प्रेजेंट टेंस के 3 का बनेगा, पास्ट टेंस के 3 का बनेगा और फ्यूचर टेंस के 2 का बनेगा। कुल 8 का बनेगा, 4 का नहीं बनता है। अब हम अगली वीडियो में छात्रों इसका यूज देखेंगे।